लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक हमारा फंक्शन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें इनवर्स फंक्शन जो टॉपिक में इनवर्स देख रहे थे हम लोग। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स किन फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो किन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किन का नहीं करता है, ठीक है, वो हमने बताया था। वन वन ऑन टू फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करने के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जो बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक फंक्शंस, कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन से बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो इक्वेशन बनना था वो देखा था। कंपोजिट फंक्शंस हम लोगों ने देखा था। थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा हम लोगों को, बिकॉज टाइम बहुत कम है हम लोगों को। कंपोजिट फंक्शन हमने देखा था, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ हम कैसे फाइंड करते थे। फिर लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो इवन ऑड फंक्शंस था। इवन फंक्शन हमने बता दिया था कि एक्स को, किसी भी फंक्शन को एक्स को अगर माइनस एक्स से हम रिप्लेस करते हैं तो उसमें इवन देखा था हम लोगों ने, ऑड नहीं देखा था। ऑड हम आज देखेंगे। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर सेम एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। फिर हमने बताया था कि अगर एक्स को माइनस एक्स से हम रिप्लेस करते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, वो नहीं बताया था, वो हम आज बताएंगे, वो ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, वो हम आज के लेक्चर में बताएंगे। इवन बताया था। फिर इवन बताया था कि जो इवन फंक्शंस होते हैं वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। मतलब जो वाई एक्सिस है उसके अबाउट जो है वो मिरर इमेज बनाते हैं। तो सेम फंक्शन हमारा बिल्कुल सेम इमेज की तरफ आपको आता है। तो ये लास्ट क्लास तक कोई दिक्कत किसी को? ऑल क्लियर? लास्ट क्लास में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। सो अब हम आज जो है वो टॉपिक देखेंगे ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड फंक्शन के बारे में, ऑड फंक्शंस होता क्या है, जैसे कि हमने इवन फंक्शन देखा था। तो सबसे पहले, आज तो पहले तो फिफ्थ लेक्चर हमारा इस चैप्टर का है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आज या कल में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑड फंक्शंस का। इवन तो देख लिया था, ऑड फंक्शंस। तो ऑड फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स है। अब इस फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स से हमें रिप्लेस करना है। ये जो एक्स है इसको हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से। सो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस टाइम्स हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। मतलब पहले क्या था, अगर सेम एफ एक्स के बराबर होता था तो इवन होता था, और अगर माइनस हो जाता है तो ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये अगर क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी फंक्शन, तो हम कहेंगे कि जो हमारा एफ एक्स होगा वो एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। एफ एक्स हमारा एक ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ मैं एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एक्स, सिंपल एक फंक्शन एक्स ले रहा हूँ मैं। अब इसे मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हमें क्या करना होगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना। माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर हो गया। और माइनस तो बाहर साइन है, और ये जो एक्स है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख सकता हूँ। सो दिस इज माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा हमारा ऑड फंक्शन। इस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। क्लियर है? अब हम दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, सपोज सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि इवन है ऑड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स, और उसका पावर क्या है, 3 है। तो माइनस का पावर 3 तो माइनस ही होगा, तो माइनस, और ये इधर हो गया एक्स क्यूब। माइनस बाहर लगा हुआ है, और एक्स क्यूब को यहाँ से लिख सकता हूँ एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के बराबर है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन है एफ एक्स हमारा, वो एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये चेक करना है कि इवन है ऑड है। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स हो जाएगा। और साइन माइनस एक्स जो होता है, माइनस साइन एक्स होता है,
सो दिस इज माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ एक्स, क्योंकि साइन किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर था। तो एफ एक्स हमारा हो जाएगा ऑड फंक्शन, क्योंकि माइनस टाइम्स आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। समझ आया ऑड फंक्शन? यस सर। ओके, यस वेरी गुड। सर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे इनका एक, जैसे हमने देखा था कि इवन फंक्शन में ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आ रहा था, तो ऑड का भी देखेंगे कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन होता है क्या, वो हम यहाँ पे ऑड के केस में देख रहे हैं। तो पहले इसका ग्राफ देखते हैं। ये y इक्वल्स टू एक्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। y इक्वल्स टू एक्स से स्ट्रेट लाइन, जैसे हम एफ एक्स को y लिख सकते हैं, y होता है एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू y बताता है। y इक्वल्स टू एक्स होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। स्ट्रेट लाइन कर्व जो है कुछ इस तरह से होता है, पॉजिटिव स्लोप के साथ। ये दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। ये कर्व हमने बना लिया। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का कर्व कुछ इस तरह से होता है, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। और एक्स क्यूब का कर्व कुछ इस तरह से होता है, लाइक कुछ इस तरह से। ठीक है ना, फंक्शन चैप्टर में आप लोगों ने वहां पे पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, इज अ कर्व फॉर द एक्स क्यूब। ठीक है, साइन का कर्व जो है वो भी आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन फंक्शन का जो कर्व होता है वो ये होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये साइन का कर्व हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन इन तीनों में ग्राफ देख के अगर हम आइडिया लगाए कि इनका ग्राफ ग्राफ कैसा होता है। वैसे एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, 1/x। अब मुझे ये चेक करना है कि इवन है ऑड है, तो हम क्या करेंगे, इसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। सो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा 1/-x, जिसको मैं -1/x लिख सकता हूँ। और ये माइनस और 1/x किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये फंक्शन ऑड हो गया। अब इसका कर्व अगर मैं बनाऊं तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और 1/x का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, इस साइड ऐसे कर्व होता है। ठीक है, तो इन सबके कर्व को देखते हुए एक कॉमन बात क्या पता चल रही है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में, आप देखो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक दिखा रहा है, या ओरिजिन के अबाउट, इसे ओरिजिन भी कहते हैं, सिमेट्रिक है। यहाँ भी देखो आप, ओरिजिन कह लो या अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। यहाँ भी देख लो आप, ओरिजिन कह लो या अपोजिट क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट अपोजिट है। ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ठीक है, या इधर देख लो, ओरिजिन के अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये पता चला कि जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, क्लियर है सभी को ये बात? यस सर। ठीक है, तो अब एक हेडिंग यहाँ पे नोट में मैं लिखता हूँ, नोट में एक स्टेटमेंट लिखूंगा कि ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, और अबाउट ओरिजिन भी कर सकता हूँ, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट और अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट हो सकते हैं। तो इवन फंक्शन का बात समझ में आ गया कि वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ये ऑड अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होते हैं, या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो अभी तक हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखा था, अब थोड़ा कुछ अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो हमने समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखा था। अब जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि आपको बताना है कि इवन या ऑड में वो कौन सा फंक्शन होगा, इवन या ऑड में, इवन और ऑड। ठीक है, ये आपको बताना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट प्रॉब्लम में। फर्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये। ठीक है, अब इसमें जैसे हमारे लिए कुछ और भी पॉइंट हो सकते हैं। जैसे पहले तो मुझे एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि जैसे हमने बताया था कि इवन फंक्शंस के लिए, इवन फंक्शन के लिए, अभी रुको मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, पहले मैं उस पॉइंट को बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली। पहली बात ये कि कोई भी फंक्शन जो है, याद रहे कि एक बात को, कि कोई भी फंक्शन ये जरूरी नहीं है कि वो इवन हो या ऑड हो।
ऐसा भी हो सकता है कि नीदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी फंक्शन ये जरूरी नहीं है कि इवन हो या ऑड हो, वो दो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ना हो, इवन भी ना हो ऑड भी ना हो, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर हम बात करें कि हमें पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स है तो ये हमारा इवन की कंडीशंस होती है, इवन की कंडीशन होती है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्व टू 0, तो भी इवन की कंडीशन होगी। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? Yes, sir. लिख सकता हूँ बिल्कुल। उसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें ऑड की केस में, तो ऑड का जो केस होता है, हमें पता है कि जो ऑड होता है एफ ऑफ माइनस एक्स वो माइनस एफ एक्स होता है। ये हमारा फंक्शन बताता है कि ऑड है, ऑड फंक्शन। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी तो नहीं लिख सकता हूँ और करके एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर 0 हो जाए तो भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इवन है तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, बात दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई करने में थोड़ा सा यूज में डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा अप्रोच कई बार क्वेश्चन में आसान हो जाता है यूज करना, ठीक है ना। कई बार डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं, 0 के बराबर आसानी से आ जाता है। कई बार अगर सेम नहीं आता है एफ एक्स के बराबर, तो हम इस तरह से चेक कर लेते हैं, मतलब सेम तो आना चाहिए लेकिन ये कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी इवन कंडीशन बता सकता है, या इनमें से अगर हम बात करें कि इनमें से भी कोई सा भी कंडीशन ऑड बता सकता है। दोनों का यानी एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो और दोनों का सम करो, अगर दोनों 0 हो जाता है सम करने के बाद, तो फंक्शन हमारा ऑड हो जाता है। जैसे कि हम इसको प्रॉब्लम में यूज भी करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि ये तो पॉइंट हो गया, मान लीजिए। और क्या पॉइंट हो सकता है? दूसरा पॉइंट ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे मान लो इवन, इवन तो दो फंक्शन है, इवन है इनटू इवन है। अब ये क्या होगा, यानी दो फंक्शन इवन है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, या ऑड इनटू ऑड हो गया, ये क्या होगा? या इवन इनटू ऑड, ये निकालना हो, या ऑड बाई इवन, ऑड बाई इवन ये निकालना हो, या ऑड बाई इवन का स्क्वायर, होल स्क्वायर ये निकालना हो, ये क्या होगा? तो इवन फंक्शन होगा या ऑड। तो पहली बात ये कि फंक्शन और नंबर अलग चीज होती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, बाई मिस्टेक इसको कंपेयर कर लेते हैं नंबर से। भाई वो बोलेंगे 2 इंटू 2 4 होता है तो इवन हो गया, तो ये इवन आएगा। तो ऐसे नहीं होता है, यहाँ तो आ गया वैसे, लेकिन ऐसे नहीं होता। लेकिन उस हिसाब से अगर इधर देखोगे तो ऑड इंटू ऑड आप नंबर रखोगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 3 9, तो वो ऑड हो जाता है। लेकिन ऑड इंटू ऑड फंक्शन, दो फंक्शन अगर ऑड है तो मल्टीप्लाई करके ऑड नहीं आता है, इवन आता है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन अलग होता है, नंबर अलग होता है, इसलिए नंबर को हम फंक्शन से कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑड होता है, दिस इज ऑड, और ऑड बाई इवन, और ये हो जाता है कितना हमारा? ऑड हो जाएगा। और ऑड बाई इवन का होल स्क्वायर अगर आ जाए तो ये इवन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि ये कैसे मैं बता पा रहा हूँ, तो उसके लिए एक ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक इसका ये है कि कभी भी अगर आपको फंक्शन इवन, इवन अगर दे तो इवन को पॉजिटिव ट्रीट करो, पॉजिटिव ट्रीट करो, और ऑड को निगेटिव ट्रीट करो आप, ठीक है। तो इवन को क्या ट्रीट करना है? पॉजिटिव। इवन को ट्रीट करना है पॉजिटिव, और ऑड को ट्रीट करना है निगेटिव से, ठीक है। तो इवन पॉजिटिव से ट्रीट करना है, ऑड को निगेटिव से। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव देता है, तो इसलिए इवन हुआ। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव देता है, इसलिए ये इवन हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या होता है? निगेटिव आता है, इसलिए ये ऑड हो गया। निगेटिव पॉजिटिव से डिवाइड होकर निगेटिव आता है, इसलिए ये ऑड हुआ। और निगेटिव पॉजिटिव से डिवाइड होकर निगेटिव आता है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए ये इवन हो गया। समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, तो अब इस तरह से याद रहेगा हमको कि दो फंक्शन अगर है, इवन है, तो अगर उसको मल्टीप्लाई किया ऑड हुआ या इवन ऑड हुआ, ऑड बाई इवन, तो हम रिजल्टेंट फंक्शन जो आएगा इक्वल टू के बाद उसका हम नेचर इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम पे हम थे, उस प्रॉब्लम पे जो हम आने वाले हैं, जैसे जो हमने पहले लिखा था उस क्वेश्चन पे मैं आने वाला हूँ फिर से। तो अब मुझको बताना है कि इवन या ऑड इनमें से क्या होगा। अच्छा, एक चीज और भी है, एक चीज और भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ पॉइंट को उससे पहले, ताकि और इजिली हम समझ सकते हैं बात को।
एक चीज और यहाँ पे ये है कि जैसे मान लेते हैं, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया एक फंक्शन लिया एफ एक्स, ये फंक्शन हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। अभी आप मेरे को बताओ कि जो एक्स स्क्वायर फंक्शन लिखा हूँ ये इवन है कि ऑड है, जल्दी बताना। ये फंक्शन इवन है या ऑड है? इवन। इवन। इवन है बिल्कुल, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है, इवन हो गया। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, एफ एक्स एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इसका कितना होता है हम सबको पता है, 2x होता है, एक्स का डिफरेंस 2 है। अब आप मेरे को बताओ 2x क्या हो गया, ऑड है या इवन है? ये फंक्शन ऑड है या इवन? एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही तो आएगा ना भाई। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस 2x होगा, तो माइनस 2x का मतलब क्या हो गया, माइनस एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया। ओड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, और कई बार ऐसा होता है कि हम डेरिवेटिव बहुत आसानी से निकाल देते हैं, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऑड है तो वो फंक्शन इवन होगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा है, देखो इवन का डेरिवेटिव ऑड आ रहा है। तो अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव को टेस्ट कर लेते हैं कि डेरिवेटिव चेक कर ले कि डेरिवेटिव अगर ऑड है तो फंक्शन कौन सा था, इवन था। अब जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, देखो दूसरा एग्जांपल, लेट हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अभी आप मेरे को बताओ कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है? ये फंक्शन क्या है, ऑड, ऑड है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन हम सबको पता है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है? इवन है, इवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन आ रहा है, इवन का डेरिवेटिव ऑड आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो वहां से अंदाजा लग जाता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इवन है तो इसका मतलब ऑड था, और अगर डिफरेंशिएशन ऑड है तो इवन था। तो ये भी हम बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो अब जो क्वेश्चन हमारा था वो यहाँ पे इवन और ऑड बताना था कि इवन है या ऑड है। कई बार ऐसा होता है कुछ फंक्शन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है तो उसको हम नीदर इवन नॉर ऑड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग नहीं सॉरी ए टू द पावर एक्स, क्या चलो लॉग वाला ही ले लेता हूँ, लॉग एक्स प्लस लॉग की प्रॉपर्टी तो पढ़ा होगा सबने, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या सबने या नहीं पढ़ा है अभी? एनीवन एल्स, मैं पूछ रहा हूँ, मानसी, आकाश, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सब पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, चलो अभी इसको रहने दो, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे हमारे पास सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये, और माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमको बताना है कि इवन या ऑड है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे हर जगह, हर जगह। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा रूट, ये हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वन, माइनस इधर हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स और प्लस वन। तो इसको मैं अगर ओपन करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, और माइनस ऑफ रूट, और इसे स्क्वायर ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इन दोनों में माइनस में कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और माइनस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये तो ये फंक्शन चेक कर सकते हो कि ये सेम किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो मैं इसको एफ एक्स लिख सकता हूँ। तो ये एफ एक्स है, और लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हमारा हो गया ऑड। ओड। क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है। यस सर। अच्छा, दूसरा चीज हमने जो बताया था कि सम जीरो करके भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सम हमने जीरो करके बताया था कि आप ऐसा भी अगर जीरो आ जाए एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स तो भी ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज यहीं से आ रही है। तो इसका मतलब आप सम करके भी देख लो, इन दोनों का सम कर लो, यानी ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। मतलब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो सम जीरो आएगा, तो भी आप कह सकते हो कि फंक्शन हमारा ऑड है। क्लियर है सभी को? यस सर, पिछली स्लाइड। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ये अब मुझे बताना है कि ये इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, सो दिस इज f माइनस एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस एक्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस था, अपॉन a टू द पावर माइनस एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस होके a टू द पावर x। अब ऊपर में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स अपॉन, और ये तो एज इट इज होगा, इसको भी मैं पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस है, किसी को भी पहले लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स, दिस इज ए माइनस एक्स। तो अब आप देख सकते हो ध्यान से कि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये एफ एक्स के बराबर, देखो आप, ये एफ एक्स के बराबर दिया हुआ था, सो मैं इसको एफ एक्स लिख सकता हूँ, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमारा हो गया ऑड फंक्शन। क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, जो हम मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला, ये हमें देखना था। ठीक है, इवन और ऑड वाला, इसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स माइनस ए एक्स अपॉन, ये हो गया ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे मेरे को बताना है कि ऑड है या इवन है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो पहली बात ये कि जब आप चेक करोगे तो पहली बात ये कि हम ये कर सकते हैं, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ये फंक्शन, एक ये तो हम सबको पता है कि ऑड है। ठीक है, हम सबको पता है क्या ऑड है। और इसे भी जब आप चेक करोगे सेपरेटली जब आप इसको चेक करोगे, जैसे इसको चेक किया था हमने, इसको चेक किया था, इसे आप जब चेक करोगे तो ये भी ऑड आएगा। आप चेक कर लेना, ये फंक्शन ऑड आएगा। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देख लेना, माइनस टाइम्स होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई होके क्या होता है, मैंने बताया था साइन कंसिडर कर लेते हैं, इसको माइनस के साथ और इसको भी माइनस में, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इवन। क्या हो गया, इवन होगा, मतलब प्लस, यानी इवन। इवन फंक्शन होगा। अदरवाइज फिर आप जैसे, ये तो कॉन्सेप्ट से इजीली बता दिया, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो कंप्लीट फंक्शन में, यानी यहाँ पे माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो यहाँ भी माइनस एक्स होगा, यहाँ भी सब में होगा, तो भी आप देखना बाद में कि ये सेम एफ एक्स के बराबर आएगा, तो इवन फंक्शन हो जाएगा। कुछ लोग चैट पे मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। नीरज पिछली स्लाइड, आप एक बार पिछली स्लाइड, अच्छा ठीक है, कौन सी स्लाइड बता देना मेरे को। वेदांत सर, आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो? वेदांत, मैं कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं लेता हूँ, बहुत सारे बुक का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे बुक का कलेक्शन एज पर माई नॉलेज, बहुत सारे बुक का कलेक्शन मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन से, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो है। और वैसे तो सबसे पहले आप लोगों को जो आपका अभी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से सबसे प्राइमरी बुक एनसीईआरटी अभी आप पढ़िए, क्योंकि आप लोगों का बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मेरी अभी एडवाइस है कि अभी आप एनसीईआरटी करो, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ फंडामेंटल बुक। जब तक कोई फंडामेंटल बुक आपसे नहीं हो पाएगा, फिर आगे की हायर बुक तो आप भूल जाना कि कभी हो पाएगा।
तो फंडामेंटल आपको पहले करना है, दैट इज एनसीईआरटी। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन एनसीईआरटी देन हम आगे की बुक आपको बता सकते हैं, बहुत सारी बुक है, स्टेप वाइज आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी करो, जब हो जाए बहुत अच्छे से एनसीईआरटी तो ही फिर आप ऊपर आओ, ठीक है ना। अदरवाइज ऊपर समझ में तभी आएगा जब हमारी बेस सही होगा, और बेस हमको एनसीईआरटी से मिलेगी। हमारा स्टैंडर्ड पढ़ाने के पहले आपका बेसिक्स होता है एनसीईआरटी एकेडमिक लेवल पे, फिर थोड़ा मैं ऊपर भी जाता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जेई मेंस में या एडवांस में, ठीक है। लेकिन आप जितना मेहनत करोगे हम बहुत अच्छा क्वेश्चन उतना मैं करा पाऊंगा, एडवांस के क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन, पता चला आपकी बेसिक ही खराब है और मैं हायर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करा दिया तो फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप पढ़ोगे तो मैं भी बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस कराता रहूँगा, ठीक है, ये बात है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अच्छा, 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन, अच्छा स्लाइड के बारे में किसी ने पूछा था मेरे से, नीरज, कौन सा स्लाइड देखना चाहते हो आप नीरज? सर एक बार फर्स्ट वाली स्लाइड बता देना, 1 मिनट थोड़ा सा नोट करने को चाहिए। अच्छा बस 1 मिनट बताना है। यस सर। अच्छा, फर्स्ट वाली स्लाइड तो यहाँ पे है, फर्स्ट तो खैर ये यहाँ से ऑड फंक्शन यस सर। बताया था कि अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो जाता है तो ऑड फंक्शन हो जाता है। अगर एफ एक्स प्लस एफ एक्स होता था तो इवन होता था, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, अगर आपको याद हो, ठीक यस है। सर। हाँ, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स हो जाता है तो इसको हम ऑड कहते हैं। जैसे देखो ये एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इसको चेक करना है कि ऑड है कि नहीं है, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, माइनस एक्स। एक्स किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर, तो बाहर माइनस है तो माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन यस वाई इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से पास होने वाली, तो ये ग्राफ है। हमने बताया था कि जो ऑड फंक्शंस के ग्राफ होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अपोजिट कोऑर्डिनेट में, अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्री दिखा रहा है, या ओरिजिन के अबाउट, मिरर इमेज कह सकते हो, मिरर इमेज, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब वही होता है। फिर हमने यहाँ पे भी बताया था ये एक्स क्यूब फंक्शन है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स और पूरे का क्यूब, माइनस का क्यूब बाहर होकर माइनस आ गया, एक्स क्यूब एज इट इज है, एक्स क्यूब को एफ एक्स लिख सकता हूँ यहाँ से, तो फंक्शन हमारा कितना हो गया, माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो माइनस एफ एक्स का मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया। सो ऐसे फंक्शन को ऑड बोलेंगे। और इसका कर्व ऐसा होता है, अगेन इसका सिमेट्रिक जो है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक दिखा रहा है, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखवाया था कि जो ऑड फंक्शंस होते हैं, यहाँ भी सिमेट्रिक दिख रहा है ऑड फंक्शन का, तो ऑड फंक्शन हमने यहाँ पे लिखवाया था कि सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट और अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। आप समझ आ गई बात? ठीक है, यस ठीक है। अच्छा अब ये मेरे को बताओ कि 11th क्लास में सर ने आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा दिया होगा, पढ़ाया था पीरियोडिक फंक्शन? यस सर। Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड। तब मैं पीरियोडिक फंक्शन में कवर नहीं करूंगा बिकॉज आपको सर ने पहले से पढ़ा दिया है, तो उसमें टाइम वेस्ट करना हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ा दिया था क्या सर ने? इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन भी कहते हैं, वो पढ़ा दिया था सर ने? नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। नो सर। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बात करता हूँ इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन की बात। इक्वल या मैट्रिक्स में पढ़ा है। मैट्रिक्स, यस सर। हाँ, इसके बाद जो है वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, फिर मैट्रिक डिटर्मिनेंट आएगा। 3 चैप्टर है ना, वो हमारा मतलब हमें लिया हुआ है, बाकी हमें से पढ़ाएंगे। तो Yes. मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कुछ रेट मेजर वाला टॉपिक है, बस मुझे यही कराना है। बस ये कि वीक में क्लासेस थोड़ा कम हो पाती है, इसलिए सिलेबस जो है हमारा मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत जल्दी हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन, बात एक ही है, आइडेंटिकल को या इक्वल फंक्शन को। अब इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, ये हमारे लिए समझने की बात है। तो सपोज 2 फंक्शन आपको दिया जाए, लेट मैं मान लेता हूँ पहला फंक्शन एफ एक्स एंड दूसरा फंक्शन जी एक्स में मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे कंपेयर करने को बोला जाए कि बताओ कि दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं है, या आइडेंटिकल है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका डोमेन फाइंड करूंगा, एफ का डोमेन, एफ का मतलब डीएफ का मतलब फंक्शन एफ का डोमेन, फिर मैं जी का डोमेन फाइंड करूंगा और दोनों को कंपेयर करूंगा। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, फिर मैं रेंज चेक करूंगा,
रेंज इसका चेक करूंगा तो इसका रेंज निकालूंगा तो आर एफ मतलब फंक्शन एफ एक्स का रेंज, और जी एक्स का रेंज निकालूंगा तो आर जी यानी मतलब जी एक्स का रेंज। फिर कंपेयर करूंगा, दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो मैं कहूंगा कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स ये इक्वल फंक्शंस कहलाएंगे, आर इक्वल फंक्शंस, इक्वल फंक्शंस, ठीक है, या आइडेंटिकल, बात एक ही। अगर इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन वायलेशन हो गया मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसको कहेंगे कि इक्वल फंक्शन नहीं होगा। सपोज हमने दोनों का डोमेन कंपेयर किया, डिफरेंट आ गया, तो रेंज निकालने की जरूरत नहीं है। जब इसी को फॉलो नहीं करेगा तो इसको फॉलो कर भी लेगा तो क्या मतलब है, इन दोनों को फॉलो करना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि फंक्शन जी एक्स और एफ एक्स इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इसको बेहतर तरीकों से हम एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल जो मैं लेता हूँ यहाँ पे, सपोज हमारे पास एक सेट है ए, वो आपको दिया हुआ है एलिमेंट 1, 2। दूसरा सेट बी है जिसका एलिमेंट है हमारे पास 3, 6, ये एलिमेंट्स है। एक फंक्शन एफ आपको दिया हुआ है ए से बी तक, बोला है कि एफ है, वो सेट ए और सेट बी आपको दिया हुआ है, सेट ए से सेट बी एक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन जी है वो आपको दिया हुआ है, वो भी ए से बी है, ठीक है, जी भी बोल रहा है कि सेट ए से बी तक ये फंक्शन है। लेकिन एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स जो फंक्शन है यहाँ पे, ये एफ एक्स, इसका फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है x² + 2, और यहाँ पे जो जी एक्स फंक्शन है इसकी वैल्यू दिया हुआ है जी एक्स 3x। अब बहुत बार क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है। ऐसा नहीं है कि देख के कोई फंक्शन अगर देख के मुझे लगेगा कि वो सेम दिख रहा है तो इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो देख के लगेगा कि सेम है, लेकिन कई बार होता है कि इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए, और देख के लगेगा दोनों डिफरेंट है लेकिन इक्वल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इक्वल का फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ से आता है, उनके डोमेन से कंपेयर होता है, देख के कंपेयर नहीं होता है कि भाई देख के ऐसे बता दे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जैसे ये, अब ये दो फंक्शन है, अब मैं ऐसे देख के बोलूंगा अरे ये तो अलग फंक्शन दिख रहा है, ये अलग है तो इक्वल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों का डोमेन कंपेयर करना है। आप मेरे को बताओ डोमेन क्या होता है, यही तो होता है, इसी को तो डोमेन कहते हैं। सेट ए ही तो डोमेन होता है, तो दोनों का डोमेन कितना है, जल्दी से बताओ दोनों का डोमेन कितना है। एफ का डोमेन और जी का डोमेन, क्या मैं ए कह सकता हूँ? क्योंकि इसका भी डोमेन ए है, इसका भी डोमेन ए है। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट इनपुट को डालने पे, इनपुट इसके लिए भी ए है, इसका लिए भी इनपुट ए है, सेट ए का एलिमेंट। तो यहाँ पे जरा पुट करेंगे, अगर मैं इनपुट 1 और 2 है इसके लिए पुट करता हूँ, तो बताओ रेंज क्या आएगा, एफ का रेंज कितना आएगा बताना जरा मेरे को, कितना आएगा? 1 पुट करूंगा तो 1 + 2 कितना होगा, 3 आएगा। और अगर 2 पुट करूंगा यहाँ पे, 2² + 2 6 आएगा। अच्छा, जी, जी का रेंज यहाँ पे पुट करना पड़ेगा एक्स, एक्स अभी वही है, इनपुट 1 और 2 है, क्योंकि डोमेन क्या होता है ए है इसका, तो इसका भी 1, 2 इनपुट लिया जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट लेंगे एक्स की जगह 1, तो जी रेंज कितना आएगा जी का, तो देखो 3 आएगा और 6 आएगा, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो रेंज, डोमेन और रेंज ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल और नॉट, इक्वल। इक्वल हो जाएगा। तो अब देख के क्या लग रहा है इक्वल नहीं है, लेकिन फंक्शन इक्वल हो जाता है। तो इसलिए आपके बुक में भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पे। तो एफ एंड जी जो हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ एंड जी, एफ एंड जी को मतलब एफ एक्स और जी एक्स कहते हैं, शॉर्ट में लिखने का तरीका है एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शन। तो समझ आया ना रेंज कैसे निकाला, ये सब 11th क्लास से पढ़ा होगा। Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आपको कंपेयर करके बताना होगा कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपने कंपेयर कर दिया तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो फंक्शन एफ एक्स हमारे पास है, एफ एक्स इज दिस इज x², √x², ये एक फंक्शन है। और जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास दैट इज जी एक्स, जी एक्स हमारा फंक्शन है, वो कितना है, x है। अब इसको कंपेयर करना है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है या नहीं है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इस एफ एंड जी या आर एफ एंड जी आर इक्वल एंड नॉट, तो बस आप इसको लिख सकते हो एफ एंड जी आर इक्वल और नॉट। तो एफ एंड जी आर इक्वल और नॉट, तो सबसे पहले
इक्वल क्वेश्चन मार्क है कि है या नहीं है। तो अब आप इसको देखोगे कि भाई एक्स स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स है, तो इक्वल होगा। ये गलत है, बताने का तरीका गलत हो जाएगा आंसर। हमने क्या बताना है, हमने पहले इसको डोमेन देखना है। तो डोमेन आप इसका चेक करिए। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, जिस जो आप फंक्शन को पुट कर रहे हैं, मतलब एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है। तो आप मेरे को बताओ एक्स की तो कोई भी वैल्यू डिफाइन है ना, रूट में तो कोई भी वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू लूंगा, निगेटिव लो या पॉजिटिव लो, स्क्वायर करके रूट तो पॉजिटिव कर देगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्स में रियल वैल्यू ले सकता हूँ? बोल सकता हूँ कि जल्दी बताना। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, रियल। क्यों? डोमेन का मतलब भी होता है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं जिससे फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो मैं एक्स कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी का मतलब रियल वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है। तो डोमेन हो गया रियल वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे भी फंक्शन एक्स है, जी एक्स है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, एक्स कोई भी रियल ले सकता हूँ, हमेशा जी डिफाइन होगा। ऐसा नहीं है कि जी कभी डिफाइन नहीं होगा, कोई भी ले सकता हूँ, वैल्यू डिफाइन हो जाएगा। तो मतलब ये कह सकता हूँ कि जो डोमेन ऑफ जी है वो भी रियल आ गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो हमें चेक करना पड़ जाएगा अब रेंज को, इनके रेंज का। तो डोमेन तो इक्वल आ गया, अब मैं रेंज की बात करता हूँ। तो रेंज क्या होता है, रेंज, अब इसके रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये बताओ, मैं कह सकता हूँ कि ये रूट है, रूट में वैल्यू है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कह सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो इसका पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके अप टू इन्फिनिटी, यही तो पॉजिटिव होता है ना। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, लेकिन जीरो को इंक्लूड कर सकता हूँ, जीरो भी तो हो सकता है। अगर एक्स जीरो हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जीरो से इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू आ सकता है, ये इसका रेंज हो गया। अच्छा, मैं जी एक्स की बात करता हूँ, इसका रेंज, इसकी रेंज क्या हो सकता है? तो आप मेरे को बताओ, इसका रेंज तो, इसका जो रेंज है वो तो मैं कहूंगा रियल आएगा। भाई रियल पुट करोगे तो रियल ही तो मिलेगा, रियल पुट करेंगे तो रियल ही तो मिलेगा ना, जो यहाँ पे पुट करोगे वही मिलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ और है, यहाँ पे आप नेगेटिव पुट कर लो, पॉजिटिव पुट कर लो, बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्योंकि रूट है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जी का डोमेन है, रेंज है, सॉरी रेंज जी का, वो हमेशा रियल वैल्यू आएगी। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो गए? रेंज क्या बराबर आ रहा है क्या? No, sir. नहीं, तो रेंज ऑफ एफ जो है ये इक्वल नहीं हो सकता यहाँ पे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये इक्वल हो गया तो कोई फायदा नहीं है, इसे भी इक्वल होना चाहिए था साथ में। तो जब ये भी इक्वल नहीं हुआ, ये हो जाए ना हो उससे कोई मतलब नहीं, दोनों होना चाहिए साथ में। तो ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों आपस में अनइक्वल है, लेकिन देखकर लग रहा है इक्वल है, तो गलत हो जाएगा आंसर। तो एफ एंड जी आर नॉट इक्वल या नॉट आइडेंटिकल, बात एक ही है। अभी बात समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है। सो Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट योर इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिया होगा, आप अपने एक्सरसाइज में देखना, लास्ट एक्सरसाइज में मिसलेनियस में, वहां पे क्वेश्चन आपको कुछ दिए हैं इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन का, वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक फंक्शन, नॉट रिलेशन, ठीक है। टॉपिक ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे, ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट है, ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से? अच्छा ये वाला, अरे हमने ये बताया कि ये फंक्शन ए से बी दिया हुआ है और जी भी ए से बी है, तो ए जो होता है ये डोमेन होता है, तो डोमेन दोनों का ए है, तो डोमेन दोनों का इक्वल। फिर रेंज पे आ गया, तो रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है इनपुट को डालने पे। तो इनपुट यानी डोमेन ही इनपुट कहलाता है, तो इनपुट इसका भी ए है, इसका भी ए है, और ए में एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 पुट किया तो रेंज इसका 3 आया 1 पे, और 2 पुट किया तो 6 आया। यहाँ पे 1 पुट किया तो 3 आया, और 2 पुट किया तो 6 आया। तो इसका मतलब दोनों का रेंज भी इक्वल आ गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक से ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो गलत हो जाता है। भाई बी थोड़ी पुट करें, बी तो इसका कोडोमेन है, आउटपुट है, इनपुट को पुट किया जाता है तब यहाँ पे आउटपुट मिलता है। आप आउटपुट को ही पुट कर दोगे इनपुट में, तो फिर ये भी कहेगा भाई साहब क्या कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है ना। जिंदा होता तो छोड़ता भी नहीं, बट ठीक है, बच जाओगे अब, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डोमेन और दोनों का रेंज ये जब इक्वल हो जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि एफ और जी जो होगा वो इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो रिलेशन फंक्शन वाला में जो चैप्टर है, उसमें फंक्शन वाला टॉपिक अभी हमारा कंप्लीटेड है। अब हम बात करेंगे टॉपिक रिलेशन का। तो रिलेशन जो टॉपिक है, रिलेशन एक्चुअल में आपने
11th क्लास में भी पढ़ा होगा रिलेशन, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, वो अलग बात है आप भूल चुके होगे, लेकिन पढ़ा तो जरूर होगा। ठीक है, रिलेशन क्या होता है ये आपने वहां पे पढ़ा होगा, लेकिन रिलेशन कितने टाइप के होते हैं वो अभी यहाँ पे देखना है 12th क्लास में। 11th क्लास का पोर्शन है आपने, रिलेशन क्या होता है एक्चुअली, रिलेशन क्या होता है, सेट ए और सेट बी जो आपस में रिलेटेड होते हैं उसी को तो रिलेशन कहते हैं। भाई 1 का आउटपुट 2 है, 2 का आउटपुट 3 है, 3 का आउटपुट बी है, 4 का आउटपुट सी है, तो ये रिलेशन जो है यही तो रिलेशन है, 1 ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। तो रिलेशन को वही कहते हैं भाई, सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी से अटैच हो रहा है, तो कैसे भी अटैच हो जाए कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन में कंडीशंस होती है कि कैसे होना चाहिए, फंक्शन के कुछ क्राइटेरिया आती है। एक स्टूडेंट 2 कॉलेज में नहीं ले सकता, 2 स्टूडेंट 1 कॉलेज में ले सकता है, एक भी इनपुट फ्री नहीं होना चाहिए, आउटपुट फ्री हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन रिलेशन में नहीं होती। रिलेशन तो सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट है, आप जो भी हो भाई सब रिलेशन में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, तो सब इनपुट आउटपुट आपस में रिलेट हो जाएगी, तो ये फंक्शन रिलेशन हो जाता है। अब रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे मेनली। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, तो रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले जो टाइप है वो हमारा रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो 1 बाय 1 सबको समझते जाएंगे। रिफ्लेक्सिव के मतलब ये हो गया, जैसे मान लो लेट एक रिलेशन आर है, वो ए से बी है, सेट ए से सेट बी है, ठीक है, या हम सेट ए से सेट ए भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ तो चलो ए से बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ए से बी रिलेशन है, तो अब सपोज करो कि हम जिसे बोलेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव इफ, या इफ सपोज इफ आर में जो रिलेशन है वो अगर बिलोंग कर रहा है ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, ये रिलेशन आ रहा है, वेयर ए क्या है, ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है देन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। इस आर को, ये रिलेशन आर है, ये रिलेशन है, समझ लाना, ठीक है ना, इसको आप रियल या रिफ्लेक्सिव में समझना, सिर्फ रिलेशन है। ठीक है, ये आर हमारा एक रिलेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ रिलेशन है, तो रिलेशन जो आर होगा वो एक रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसको बेहतर तरीकों से हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक सेट ए है, या ऐसा सेट छोड़ दो, मान लो कि यहाँ पे एक रिलेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ पे रिलेशन, सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह से आर रिलेशन लिखा, 1 1 2 2 3 3, ये ठीक है। तो देखो सेम इमेज आपको दिखेगा यहाँ पे, इनपुट आउटपुट ये दोनों सेम, 1 1 2 2 3 3, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सेम दिख रहा है। ठीक है, एक दूसरा मैं और भी ले लेता हूँ, एक दूसरा ले लेता हूँ, तो आप देखो दूसरा मैं लेता हूँ आर, अगर ऐसे लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3 और 1 2 ले लेता हूँ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, तो आप क्या बताओगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यस सर। यस सर। अच्छा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव किस हिसाब से है, क्या ये दोनों का इमेज सेम दिख रहा है, इन दोनों नो सर। हाँ, तो फिर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। अगर एक भी ऑर्डर पेयर, सेम। एक भी ऑर्डर पेयर अगर बाहर से आ गया जो सेम इमेज नहीं दे रहा है, तो सबको खत्म कर देगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे इनपुट आउटपुट सेम अटैचमेंट के साथ होना चाहिए, तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। आप जैसे मान लो कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हो, कई बार एग्जांपल ऐसा भी एग्जामिनर देता है, सेट ए आपको दे दिया 1 2 3, और एक रिलेशन बोलेगा ए से ए है, ए से ए का मतलब ए का एलिमेंट ए से अटैच हो जाएगा, तो वो कुछ रिलेशन लिख दिया ऐसे 1 1 2 2 ऐसे करके,
और बस इतना लिख दिया और कहेगा कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो मैं कहूंगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। आप क्या करते हो? सर नहीं। मैं कहूंगा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट इसके साथ मिल गया, 2 के साथ मिल गया। भाई 3 ने क्या बिगाड़ा था? 3 ने क्या बिगाड़ा था? इसकी गलती क्या थी बेचारे की? ये भी तो ए से ए में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3,3 भी होना चाहिए था, क्योंकि सेट बातें नहीं बिल्कुल भी। और प्लीज स्पीक, जो भी है आपका ऑडियो उसको म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो 3 और जो भी सेट में जो भी एलिमेंट है उस सबका अटैचमेंट सेम दिखना चाहिए। तो 1 1 2 2 और 3 3, अगर 3 3 होगा तभी मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोलूंगा, ठीक है ना? समझ आ गया? अब रिफ्लेक्सिव समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो अब रिफ्लेक्सिव के बाद अगला जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक, तो सेकंड इज द सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो वो भी बहुत आसान होता है। अब देखो कैसे। लेट मैं रिलेशन आर में मान लेता हूँ कुछ इस तरह से, या मैं ऐसे कहता हूँ एक्चुअली, लेट आर इज अ रिलेशन ए टू बी। ए से भी रिलेशन है। इफ ए कॉमा बी, ठीक है, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, अगर मान लो ये आर में है, इफ ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा ए, एंड बी कॉमा ए, ये भी रिलेशन आर में अगर है, इसका उल्टा, यानी अगर ए भी रिलेशन में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर वो भी रिलेशन में है तो हम कहेंगे आर जो होगा वो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। देन आर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अब इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीकों से समझ पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या है जरा वो देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक रिलेशन है, वो आपको दिया, यहाँ पे दिया 1 2, इधर दिया 2 1, इधर है आपका 3 2, इधर दिया 2 3, और आपसे कहा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं देखूंगा कि अगर ये पेयर मुझको दिया है तो इसका अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट दिख रहा है। अगर ये पेयर दिया हुआ है, इसका अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट दिख रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। सर है। कम से कम एक पेयर अगर ऐसा हो गया जिसका अपोजिट नहीं होगा तो सिमेट्रिक का खेल खत्म हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो एक रिलेशन आर है, दूसरा एग्जांपल। आप जैसे मान लो इधर दे दिया 1 2, हमने ले लिया यहाँ 2 1, इधर ले लिया 1 6, हमने ले लिया 6 1, इधर ले लिया 2 5। अब मैं पूछूं आपसे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा क्या, तो आप मेरे को क्या बताओगे, ये सिमेट्रिक हो जाएगा? तो 1 2 देखो, 1 2 जो है इसका अपोजिट पेयर आपको दिख रहा है, 1 6 है इसका अपोजिट पेयर दिख रहा है, लेकिन 2 5 का पेयर तो 2 5 का पेयर तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5 2 भी रिलेशन में होना चाहिए था, तभी मैं इसको सिमेट्रिक बोलूंगा। इतना आसानी से इसको सिमेट्रिक बोलने वाला नहीं, तो मतलब मैं कहूंगा कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात समझ में आ गई? जी सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए सपोज लेट रिलेशन आर ए से बी है, ए से बी है। अब इसकी कंडीशन ये है कि इफ ए कॉमा बी, इफ ए बी अगर ये रिलेशन में है, आर में रिलेशन में, एंड बी कॉमा सी ये रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, रिलेशन आर, देन ए कॉमा सी अगर ये रिलेशन में हो जाए तो हम कहेंगे, ठीक है, रिलेशन आर जो होगा, देन रिलेशन आर जो हो जाएगा, रिलेशन आर ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, वो कैसे समझेंगे तो उसे ध्यान से देखना। आप जैसे मान लो कि एक रिलेशन है,
आर है, यहाँ पे लिखा है 1 2 2 3 और 1 3। अब मैं पूछूं कि ये क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हमारा ए का काम कर रहा है, ये बी का, तो ए बी और बी सी, तो ये देखो ए सी से होना चाहिए। ए सी से दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 1 2 से अटैच है, 2 3 से अटैच है, तो 1 3 से रिलेशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी दिख रहा है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो वही चीज हमने बताया, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी को भी आर में होना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो पाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ रिलेशन, जैसे कुछ पेयर तो सेटिस्फाई कर जाते हैं, कुछ पेयर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। कम से कम एक पेयर, जैसे यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे कम से कम एक पेयर अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे नहीं कर रहा था सिमेट्रिक में, अगर 2 5 है तो 5 2 नहीं था, तो मैंने इसको सिमेट्रिक नहीं बोला, मैंने कहा तुम सिमेट्रिक नहीं हो सकते क्योंकि एक पेयर तुम्हारा डिस्टर्ब्ड है। उसी तरह से ट्रांजिटिव में भी यही है, कम से कम एक जो पेयर है वो अगर, मतलब तीनों का पेयर मैं बता रहा हूँ, तीनों एक साथ अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कम से कम एक, तो भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, लाइक कुछ इस तरह से, मान लो कि ये रिलेशन आर है और इसमें हमने ले लिया लेटर सपोज, जैसे ये हमने ये ले लिया, इसको कंटिन्यू करते हैं, जैसे मान लो 1 2 है, 2 3 है, तो ये हमारा 1 3 था, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 1 3 है और 3 6 यहाँ पे और 1 6 नहीं है, तो अब देखो ये रिलेशन क्या ट्रांजिटिव हो पाएगा? देखो ध्यान से, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1 3 और 3 6, तो 1 6 तो नहीं है, तो क्या रिलेशन ये ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस पेयर को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन ये वाला कहाँ कर पा रहा है? एक भी ऐसा पेयर अगर दिख गया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बाकी जितने भी कर रहे हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। अभी तो हमने ये बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स लिया हुआ है, ठीक है ना, तो अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये बात थी हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की हम बात कर रहे थे। अब कुछ रिलेशन ऐसा भी होता है जो तीनों को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा, वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम, तीनों रिलेशन जो कंबाइंड होती है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को मैं यहाँ पे शॉर्टली लिख के दिखा रहा हूँ, जो आप ध्यान में रखना कि रिफ्लेक्सिव भी हो, आर मतलब रिफ्लेक्सिव प्लस एस मतलब सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशन हो तो ही ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मेनली 3 टाइप के रिलेशन होते हैं जो आपके सिलेबस में है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स आपसे क्वेश्चन, तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको रिलेशन बनाकर दिखा देता है, ठीक है ना, जैसे रिलेशन बनाकर दिखाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है एग्जामिनर रिलेशन बना के नहीं दिखाता, रिलेशन खुद भी बनाना पड़ता है, और उसके बाद आप जो है फिर उसको डिसाइड करते हो कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे बहुत स्पीड में आंसर चाहिए, ठीक है, कि वो रिलेशन क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द रिलेशन आर, आर आपको दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर पे शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 1 2 2 3 1 3, ठीक है। ये रिलेशन आर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन आर आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये रिलेशन आर है। तो अब आपसे कह रहा है कि, और सेट ए भी दिया हुआ है, इस सेट में
इस सेट ए में, एक ही सेट दिया। एक सेट देने का मतलब हो गया कि आर जो होगा वो ए से ए सेम सेट में। अगर ए से बी होता, मतलब दोनों सेट अलग होते ए और बी, तो बी भी सेट आपको दिया जाता है, लेकिन अभी सिर्फ ए सेट दिया हुआ है, तो मतलब उसने बोला है कि ए में ही रिलेशन है, ए टू ए, मतलब ए का एलिमेंट ए से ही अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो आउटपुट है वो भी ए का दिख रहा है 1 2 3, और इनपुट भी ए का दिख रहा है 1 2 3, इसलिए ए टू ए रिलेशन है। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंस है। तो मेरे को बताना है कि ये रिलेशन क्या होगा, तो जल्दी से मेरे को बताओ कि ये रिलेशन क्या होने वाला है। सर रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। ट्रांसमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है। और बाकी जनता क्या कर रही है भाई? बाकी जनता जरा अपना राय बताए, अपना राय बाकी जनता बताए। सर ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव भी है, अच्छा। सर सिमेट्रिक नहीं। अभी भी एक मिनट, अच्छा नीरज गलत है, चलो चेक करके आप बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ आप लोग, और भी बाकी सारी जनता भी मेरे को बताना पड़ेगा, ये वो भी तो कुछ कोशिश करे ना। तो सबसे पहले जो जिन्होंने रिफ्लेक्सिव बोला था, यशपाल, यस वेरी गुड, रिफ्लेक्सिव का मैंने बताया था कि ये सेट है 1, तो 1 का 1 से होना चाहिए दिख रहा है, 2 का 2 से होना चाहिए दिख रहा है, 3 का 3 से होना चाहिए दिख रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन तो कंफर्म हो गया कि रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कंफर्म्ड है कि ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में अगर देख रहा हूँ, अगर 1 2 है तो 2 1 तो नहीं है, 2 1 तो नहीं है। अच्छा यही नहीं, 2 3 है तो 3 2 भी नहीं है, और 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है। कम से कम एक नहीं होगा तो ही सिमेट्रिक नहीं होगा, यहाँ तो सारे ही नहीं है, तो फिर तो कभी जिंदगी में सिमेट्रिक नहीं बोलने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं हो जाए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव और नहीं, मतलब और जो है उसका मतलब दोनों एक चीज नहीं होती। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, सिमरन ट्रांजिटिव बता रही हो आप, तो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 है, या बिल्कुल सही है, ट्रांजिटिव रिलेशन दिख रहा है। 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 है, तो ट्रांजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको ट्रांजिटिव कह सकते हैं, सो दिस इज ट्रांजिटिव कह सकते हैं। समझ आ गया? पर सर और कहाँ इसमें ट्रांजिटिव ही है, पर 3 3 2 2 इसमें भी होना चाहिए ट्रांजिटिव। किसमें किसमें किसमें? जो सर जो पहले दिख रहा है आपने 1 1 2 2 3 3। मैंने डिफरेंट एलिमेंट लिया था ना, ए बी और बी सी लिया था। अब देखो 3 3 ले रहे हो, 3 3, ठीक है, यहाँ पे ले रहे हो ना 3 3, कौन सा लिया था आपने बताओ? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी और बी सी होता है, देन ए सी होना चाहिए। तो 3 3 आप बता रहे हो, ठीक है, और उसके बाद फिर 3 के साथ किसी का कोई रिलेशन है? 3 के साथ कोई रिलेशन है कंपेयर करने के लिए ट्रांजिटिव को? तो फिर कहाँ से हो जाएगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ ट्रांजिटिव नहीं होगा ना, ट्रांजिटिव। नहीं होगा ना मतलब। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 तो दिख रहा है। सर ये तो हो गया, पर इससे पिछले वाले जो एलिमेंट थे। इससे पिछले वाले की बात कर रहे हो? अच्छा, इससे पिछले वाले का, तो इससे पिछले वाले का ट्रांजिटिव अभी हमने क्या देखा यहाँ पे? हाँ, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने बताया कि देखो ये रिलेशन सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। 1 3 है, 3 6 है, लेकिन 1 6 नहीं है, इसलिए हमने इसको ट्रांजिटिव नहीं बोला था। तो कोई भी एक रिलेशन अगर सेटिस्फाई ना करे तो हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे, या सिमेट्रिक का सेटिस्फाई नहीं करे तो सिमेट्रिक भी नहीं बोलेंगे। समझ आ गई बात? सर हमें अगर ये पेपर में आ गया तो हम उसमें ट्रांजिटिव लिखेंगे कि नहीं? किसमें किसमें किसको? सर जो आपने पीछे भी बताया। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो क्रॉस लगाया, क्रॉस का मतलब क्या हुआ? नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे करेक्ट का साइन दिया है कि ये ट्रांजिटिव है, ये नहीं है, इसलिए तो बिल्कुल नहीं है होगा। उसमें आप लिखोगे कि एटलीस्ट दीज टू पेयर्स विल नॉट सेटिस्फाई फॉर द केस ऑफ ट्रांजिटिव, बिकॉज
1 3 belongs to R and 3 6 belongs to R, but 1 6 not belongs to R. तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा. R is not transitive. समझ आया? इससे ये सर यही बोल रहे हैं क्वेश्चन में भी, जैसे 1 1 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना ट्रांजिटिव के लिए. कहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ पे बताना. जैसे 1 1 ये 2 2 नहीं कर रहे सेटिस्फाई. अरे यहाँ पे क्या मैंने बताया था ना कि दोनों डिफरेंट है. हम यहाँ पे ये जो कह रहा हूँ ना, ये 1 1 2 2 ये तो रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं. ये हम जो रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं. बात समझ आ गया? यस सर. यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में हम चेक करते हैं इसको कि ये जो रिफ्लेक्सिव अगर 1 1 है 2 2 है 3 3 है, ये एलिमेंट ये रिफ्लेक्सिव है अगर सेम एलिमेंट है तो. ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते हैं, ए बी है एंड बी ए बी सी, ये ए और बी और ये बी यहाँ पे होना चाहिए फिर सी, तो ए और सी होना चाहिए, तब ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है. समझ आई बात? अभी और क्वेश्चन करेंगे तो फिर और ज्यादा क्लियर होगा. जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो जरा Yes, देख के sir. बताओ. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. यहाँ पे रिलेशन आर है, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए है 2 3 4 5 एंड रिलेशन आर है आपके पास 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 2 3 3 2 3 5 5 3 ये दिया होगा. अब आपसे बोल रहा है कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या कोई भी नहीं, या कुछ इस तरह का बताना है. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है. Yes, sir. Reflexive. हाँ वेरी गुड. और बिकॉज सिमेट्रिक भी है. 2 2 भी दिख रहा है, 3 3 के साथ दिख रहा है, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. हम सबको खुश होने की जरूरत है बिकॉज रिफ्लेक्सिव हो गया. ठीक है. अच्छा हम बात करेंगे सिमेट्रिक. Symmetric भी है सर. सिमेट्रिक भी है तो सिमेट्रिक देख लेते हैं. अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, बिल्कुल है. 3 5 है तो 5 तो सिमेट्रिक भी हो गया. व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? सर है. ट्रांजिटिव भी नहीं होगा. ट्रांजिटिव नहीं होगा. अच्छा ट्रांजिटिव कौन बोल रहा है? अभी अभी किसने बोला कि ट्रांजिटिव नहीं होगा? ट्रांजिटिव है क्योंकि 2 3 है तो 3 2 अभी 2 भी किसने है. बोला? सिमरन आपने बोला कि ट्रांजिटिव नहीं है. Yes, sir. हाँ तो बताना मेरे को, सही बता रहे हो आप, तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें 2 2 का पेयर भी नहीं है और 3 3 का पेयर भी नहीं है. 2 2 का है. 2 2 का पेयर नहीं है मतलब समझा नहीं. आप ट्रांजिटिव की कंडीशन को अप्लाई तो करो. ए बी और बी सी है तो ए सी होना चाहिए. तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे मेरे को कोई बोला, ऐसे मेरे को कोई बोलता है कि 2 3 है और 3 2 है तो 2 2 होना चाहिए. 2 2 तो है यहाँ पे. और सर अगले में 3 5 5 3 तो 3 3 भी है. 3 3 भी है. फिर Yes. लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है. ट्रांजिटिव नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ आंसर ट्रांजिटिव नहीं है. क्यों? ऐसा क्यों है? बहुत, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है कि आपको दिखेगा नहीं, सामने है और नहीं दिख रहा है, तो आपको एक पेयर ऐसा ढूंढना है जो ट्रांजिटिव को फॉलो नहीं कर रहा है, तभी तो ट्रांजिटिव नहीं है. 2 पेयर तो आपने 2 5 नहीं सेटिस्फाई. है. कौन सा? सर 2 5 या फिर 4 4 5 5. और कंडीशन. हाँ बताओ आप, सिमरन बताओ कौन सा कंडीशन बोल लेते हैं आप? कोई एक पेयर है जो नहीं सेटिस्फाई करेगा तभी सर ट्रांजिटिव नहीं है. शायद 2 और 3 का नहीं सर. और कोई बताए, सामने आपके पास रिलेशन है, देखते ही बताना है. और भी कोई बताए मेरे को, सामने रिलेशन है देख के बताना है. कोई एक ऐसा पेयर है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा. देखो यहाँ तो ये कर गया. देखो यहाँ पे 2 3 3 2 और 2 2 ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये तो हो गया ट्रांजिटिव की कंडीशन में. अच्छा उसके बाद 3 5 5 3 3 3 ये भी कर गया, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिटिव नहीं है. इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पेयर ऐसा दिख रहा है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी दिख रहा है.
सर 2 और 5 का पेयर नहीं है शायद। 2 और सर 5 सर 5 5 5 3 नहीं है। एक मिनट देख जाओ। देखो ये 5 3 है यहाँ पे, क्वेश्चन में ये था ना, क्वेश्चन में ये था 2 3 3 5 5 3, ठीक है। 5 3 है और 3 5 है, तो 5 5 तो दिख रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो और सोचो जरा। सर ये नहीं जो ऊपर 5 5 और 5 3 इनका 5 5 और 5 3। और 5 3, हाँ ये हो Yes, सकता है, ठीक है। यस सर। कि ये जो 5 5 है यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये 5 5 ले रहे हो और 5 3 ले रहे हो, ठीक है, तो 5 3 यहाँ पे रिलेशन में नहीं है, ठीक है। आप ये दोनों में से जरूरी नहीं कि ए और बी दोनों डिफरेंट भी होना चाहिए, आप सेम भी ले सकते हो। आप देखो दोनों सेम हो रहा है, तो 5 5 और 5 3, ठीक है, 5 3 5 5 है और 5 3 है। नहीं तो यहाँ पे तो दिख रहा है ना 5 5 5 3 5 3, तो आपको दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है, ये 5 3 कंसिडर हो ही जाएगा। 5 5 5 3, तो 5 3 को कंसिडर तो कर ही रहा हूँ, यही तो 5 3 है, सर ये नहीं इसमें होगा। से और सोचिए, आप ट्राई करिए, सोचिए जरा क्या होना चाहिए, कोई एक रिलेशन। सर ये 3 3 5 3 3, 3 5। हाँ 3 3 3 5 ये हो सकता है। देखो ये जो है यहाँ पे जैसे 3 3 है, तो 3 3 मैं ले रहा हूँ और 3 का 5 के साथ ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं होगा, हाँ क्योंकि तो 3 5 तो दिख ही रहा है ना। 3 सर 3 शायद 2 और 5 का कोई पेयर ना बने। 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा। अच्छा देखो इधर 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, तो 2 और 5 के लिए है, 2 और 5 का पेयर अगर नहीं बनता है तो बाकी इन दोनों का पेयर कौन सा होगा? 2 और 5 का नहीं बनता है तो इन दोनों का पेयर कौन सा हो सर सकता है? 2 3 और 3 5। हाँ 2 3 कहाँ पे है? ये यस 2 3 3 5 एंड 2 5, दिस इज एग्जैक्टली, ये सही होगा आंसर। तो 2 3 है और 3 5 है, 3 5 है, बट 2 5 रिलेशन में नहीं है। आप देखो 2 5 नहीं है, 2 3 है, 3 5 है, 2 5 नहीं। तो समझ आ गया एग्जाम में sir. क्वेश्चन कैसे Yes, आता sir. है? समझ में आ Yes, गया। sir. दिखने में बहुत सिंपल लगेगा लेकिन ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम हो जाती है। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बहुत आसान है चेक करना, ट्रांजिटिव में दिक्कत आ जाती है। इसलिए कई बार पेयर जो देखो बहुत मुश्किल से पेयर दिखा, इतने पेयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता हूँ मैं, तो यहाँ मिलता है 2 3 3 5 और 2 5, यानी 2 5 नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये रिलेशन नहीं है। तो सारे सेटिस्फाई कर दे, कोई मैटर नहीं, एक कम से कम नहीं करेगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा और उससे मेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रांजिटिव। तो टाइम हमारा ऑलमोस्ट अभी हो चला है, तो पहले तो मैं यह पूछ लूँ आप लोगों से कि आज के लेक्चर में किसी को कोई गिला शिकवा तो नहीं है? नो सर। अच्छा No, सबको sir. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ? सर आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अरे वेदांत, ये वेदांत जो है, वेदांत आप जो है वो शायरी के पीछे पड़े हुए हो, तो बाकी जनता कह रही है कि नहीं शायरी नहीं चलेगा, बस ठीक है सर कोई दिक्कत सुना दो, कोई बात नहीं, सुना दो शायरी। अच्छा चलेगा।